तो हेलो बच्चों, आज हम सब लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है क्या बच्चों? सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं बिलियन। ये आज की वीडियो जो है ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है उनका रिवीजन होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो कायदे से और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। और जिस भी टॉपिक की आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगी उससे आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी देर के लिए वहां से कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपका चैप्टर का नाम आपको मिल गया है। चैप्टर का नाम क्या बच्चों? सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? बिलियन पे। क्या कहते हैं? बिलियन पे। चलिए देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बच्चों आज बताया जाएगा बिलियन में आपको कितनी चीजें कवर करेंगे। व्हाट विल बी स्टडीड टुडे। सबसे पहले बिलियन चैप्टर का परिचय, फिर विलय और विलायक मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसके बाद में विलयन की सांद्रता और इसकी इकाइयां, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स यूनिट्स। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और उसकी यूनिट्स, क्या क्या उसकी यूनिट्स होती हैं, किस किस तरह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मतलब विलयन की सांद्रता को मापा जाता है, उसे आज हम पढ़ेंगे। तो ये चारों चीजें आज हम लोग आज की वीडियो में आज क्लास में पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते हैं आप। चलिए बच्चे, आपके सामने आ गया है सबसे पहले एक टॉपिक आज का, जो जिस चैप्टर का नाम है, सबसे पहले टॉपिक भी वही होगा। चैप्टर का नाम से ही हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जब तक हमको ये समझ में आएगा कि ये बिलियन क्या होता है, तब तक हमें आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण बच्चों? समांगी मिश्रण। क्या कहलाता है बच्चों? विलयन कहलाता है। क्या लिखा बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण? ये बात नोट करने वाली है। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया बच्चों कम से कम दो पदार्थ अलग होने चाहिए विलयन के निर्माण के लिए या फिर मिश्रण के निर्माण के लिए। लेकिन ये वहां पर विलयन आ रहा है, कौन सा मिश्रण होगा? विलयन समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण क्या होता है? एक ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थ के कणों को अलग अलग ना देखा जा सके। एक ऐसा विलयन जिसमें घुले हुए, या एक ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थ के कणों को अलग अलग ना देखा जा सके। कौन सा मिश्रण कहता है बच्चों? समांगी मिश्रण होता है। सेम उसी को भी आप कह सकते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। देखो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल लिखा है। पहले एग्जांपल लिखा है जल और चीनी, दो पदार्थ हो गए। दो एग्जांपल लिखा है जल और नमक, दो पदार्थ हो गए। तीसरा एग्जांपल लिखा है जल और ग्लूकोज। ये तीनों एग्जांपल जो है ये तीनों विलयन भी है और ये तीनों समांगी मिश्रण भी है। अब मैंने अभी आपको बताया कि समांगी मिश्रण क्या होता है। पदार्थों को मिला रहे हैं, मिलाने पर उन पदार्थों के कणों को अलग अलग न देखा जा सके, तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण बोलते हैं। मान लो एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया मैंने, उस बर्तन में पहले 1.5 साल हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उनमें से हमने सबसे क्या ना डाला? चीनी डाल दी। चीनी घुल जाएगी कुछ देर के बाद में। अब जब चीनी पानी में पूरी तरह से घुल गई तो क्या चीनी और पानी के पार्टिकल्स को आप अलग अलग देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब जो बना बच्चों कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। इसका मतलब जो बना वो कौन सा क्या है बच्चों? वो विलयन है। क्या है? विलयन। जैसे चीनी को पानी में घोलेंगे, चीनी और पानी के कण नहीं दिखेंगे। जैसे नमक और जल को घोलेंगे तो नमक और जल के कण नहीं घुलेंगे। जैसे ग्लूकोज और जल को घोलेंगे तो ग्लूकोज और जल के कण भी नहीं दिखेंगे। इसका मतलब ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या है? समांगी मिश्रण है और क्या बच्चों? विलयन है। क्लियर? कोई समस्या? आगे देखते हैं बच्चों। आप देखिए, इसके बाद लिखा है विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है। विलयन में जो घटक क्या होते हैं? घटक जिन पदार्थों से विलयन बना होता है, जिन पदार्थों से विलयन बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घटक। और हो सकता है कहीं में घटक न लिखा हो, घटक की जगह पर इस शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा होगा, अवयव। तो चाहे घटक बोलो चाहे अवयव बोलो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घटक क्या होते हैं? जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बना होता है। अब यहाँ पर बात हो रही विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? विलायक कहते हैं। बच्चों विलायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट।
जो घटक अधिक मात्रा में पाया जाए उसे विलायक बोलेंगे, विलायक मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट बोलेंगे। फिर इसके बाद लिखा है विलयन में जो घटक कम मात्रा में पाया जाए उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। क्लियर, क्या बताएंगे, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में पाया जाए उसे क्या कहेंगे, विलायक, और विलयन में जो घटक कम मात्रा में पाया जाए उसे क्या कहेंगे, विलय। विलायक को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और विलय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सॉल्यूट। विलायक को सॉल्वेंट और विलय को सॉल्यूट। इसके बाद देखो क्या लिखा बच्चों, अर्थात हम कह सकते हैं कि विलय और विलायक को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, विलय और विलायक को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से विलयन का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट शब्द ये है, अगर अनुपात निश्चित होगा विलय और विलायक का तभी विलयन बनेगा, अन्यथा विलय और विलायक का विलयन नहीं बन सकता। लेट्स जस्ट टेक अ एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट में मैंने पानी डाला। पानी के अंदर ये क्या है, जल है। जो आपको पता होगा जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है बच्चों, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब हमने क्या किया, इस H2O में क्या डिसॉल्व कर दी बच्चों, चीनी डिसॉल्व कर दी। क्या डिसॉल्व कर दी, चीनी। जैसे ही जल में चीनी डिसॉल्व की तो चीनी को डिसॉल्व करने के बाद में जो विलयन बना वो किसका बना, चीनी प्लस पानी का। अब बताइए बच्चों आप लोग, यहाँ पर कौन विलय है और कौन क्या है, विलायक है। बच्चों मैंने कहा था जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब पानी जो है वो क्या है आपका, विलायक है। क्या है, विलायक मतलब क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। इसके बाद मैंने बताया जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी, कम। यहाँ पर चीनी की मात्रा कम है, शुगर का अमाउंट जो है वो क्या है, कम है। इसका मतलब चीनी जो हुई वो क्या हुई, विलय हो गई। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। विलय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में बच्चों, सॉल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूट। यहाँ पर देखिए जल ज्यादा होगा, विलायक, चीनी कम होगी, विलय। जल ज्यादा, विलायक, नमक कम, विलय। जल ज्यादा, विलायक, ग्लूकोज कम, विलय। हो जाओ। अब बढ़ते हैं आगे। इतनी अगला बच्चों है विलयन के प्रकार। क्या है, विलयन के प्रकार। बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है घटक की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। कई तरह से विलयन के प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पहला जो है तरीका वो क्या है, घटक की संख्या के आधार पर, मतलब कितने घटक मिलाए जा रहे हैं, उन घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। बच्चों यहाँ लिखा है घटक की मात्रा, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, घटक की संख्या। क्या लिखना है, घटक की संख्या के आधार पर विलयन के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। पहला लिखा है द्विघटकी विलयन। क्या लिखा है बच्चों, द्विघटकी विलयन। द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो। अच्छा द्विघटकी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर द्वि का मतलब होता है दो। वे विलयन जिनमें दो घटक पाए जाते हैं। कितने घटक पाए जाते हैं, ऐसे विलयन जिनमें दो घटक पाए जाते हैं वो द्विघटकी विलयन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों त्रिघटकी विलयन में। त्रिघटकी मतलब होता है, त्रि का मतलब होगा बच्चों तीन। वे विलयन जिनमें तीन घटक पाए जाते हो। फिर इसके बाद तीसरा लिखा है बहुघटकी विलयन। बहु मतलब होते हैं बहुत सारे, मतलब वे विलयन जिनमें तीन से अधिक, कितने, तीन से अधिक घटक पाए जाते हैं, तो ऐसे विलयनों को क्या बोलते हैं बच्चों, बहुघटकी विलयन। चलिए तीनों एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में ये कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में क्या है, इसमें पानी है। बच्चों यहाँ पर इसमें क्या है, पानी। पानी का मतलब क्या हुआ, एक घटक हो गया ये आपका। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें क्या मिला दिया बच्चों, जल। मान लो इसमें मैं मिला रहा हूँ नमक। क्या मिला दे रहा हूँ, नमक मिला दे रहा हूँ। तो नमक और पानी का घोल बन गया। कितने घटक हो गए, पानी हुआ पहला घटक, नमक हुआ दूसरा घटक। बच्चों कौन सा एग्जाम्पल हो गया, द्विघटकी विलयन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें कितने घटक है बच्चों, दो घटक है। क्या लिख देंगे, नमक प्लस पानी, ये नमक और जल। इसके बाद में आते हैं दूसरे एग्जांपल में। अगर मान लो कि मैंने इसी में पानी था, नमक था, थोड़ा सा मीठा, मीठे के लिए क्या करते हैं, इसमें चीनी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी बच्चों, चीनी। एक घटक, दूसरा घटक, और ये कौन सा घटक आ गया, तीसरा। कुल मिला के बच्चों कितने कंपोनेंट हो गए, कितने घटक हो गए, तीन घटक हो गए। इसका मतलब ये कौन सा विलयन होगा बच्चों, त्रिघटकी विलयन। ठीक है, नमक हो गया, नमक और पानी के अलावा हमने इसमें क्या ऐड कर दी, नमक और पानी के अलावा क्या ऐड कर दी बच्चों, चीनी ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, यहाँ पर लिखा बहुघटकी विलयन।
जो हम बना रहे हैं मान लो सरल बना थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। हमने यहाँ पर नमक, पानी और चीनी के अलावा मान लो इसमें हमने क्या कर दिया, लेमन जूस मतलब नींबू का रस। जैसे इसमें नींबू का रस ऐड किया तो कुल मिलाकर इसके कितने घटक हो गए, 4, और 4 से ज्यादा और घटक अगर मिलाएंगे तो 3 से अधिक हो जाएंगे। 3 से अधिक मतलब 4 भी 3 से अधिक है, और 3 से अधिक 4, 5 या कुछ भी जितने घटक मिलाते जाएंगे सब किसके अंदर में आएंगे, आपके बहुघटकीय विलयन के अंदर में आएंगे। इसके अंदर में आएंगे आपके बहुघटकीय विलयन के अंदर में आएंगे। कोई दिक्कत? अब आपको समझ में आ गया, द्विघटकीय मतलब 2 घटक, त्रिघटकीय मतलब 3 घटक, और बहुघटकीय मतलब 4 से अधिक या 3 से अधिक घटक। ये आपको ध्यान रखना। द्विघटकीय मतलब 2 घटक, त्रिघटकीय मतलब 3 घटक, और बहुघटकीय मतलब 3 से अधिक घटक। हो जाओ पक्का। अब सबसे बड़ी बात देखिए, नोट क्या लिखा है, नोट यहाँ पर ध्यान दीजिए। नोट लिखा है कि इस चैप्टर में केवल द्विघटकीय विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा बच्चों, केवल और केवल द्विघटकीय विलयन के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि इस पूरे अध्याय में, इस पूरे चैप्टर में केवल किसकी बात हुई है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन अर्थात द्विघटकीय विलयन के बारे में यही बात की गई है। तो देखते हैं बच्चों द्विघटकीय विलयन के बारे में क्या बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला है घटक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। घटक की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? घटक की मात्रा के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बच्चों क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा प्रकार है क्या, सांद्र विलयन। सांद्र का बच्चों क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब ये दोनों क्या होते हैं इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तनु मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, सांद्र विलयन। अब इस पे ध्यान देते हैं, दोनों होते हैं। देखिए ध्यान देते, हमने क्या लिया, 2 कंटेनर लिए। क्या लिए? 2 कंटेनर। दोनों कंटेनर में कुछ अमाउंट में हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। दोनों कंटेनर में कुछ अमाउंट में हमने क्या लिया बच्चों, वाटर। अमाउंट हम फिक्स कर लेते हैं, कितना अमाउंट है दोनों में, 500 ml का अमाउंट है। कितना ml का अमाउंट है, 500 ml का अमाउंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक में चीनी डिसॉल्व करेंगे, कितनी, 300 ग्राम। कितनी डिसॉल्व करें बच्चों, चीनी कितनी डिसॉल्व करें, 300 ग्राम। क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, चीनी। यहाँ पर 500 ml क्या है, H2O है। H2O कितना है, 500 ml, और यहाँ पर भी H2O कितना है, 500 ml। यहाँ पर चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लो कितनी, 600 ग्राम। कितनी डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चों, 600 ग्राम। क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, चीनी। अब बच्चों बात को ध्यान से समझना, दोनों में विलयन बनेगा, ठीक है। दोनों में क्या बनेगा, विलयन। लेकिन ये जो जिसमें चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, ये विलयन बनेगा तो आपका कैसा कैसा विलयन बनेगा बच्चों, ये विलयन आपका बनेगा थोड़ा सा पतला, जिसको हम बोलेंगे क्या, तनु विलयन। क्या बोलेंगे बच्चों, तनु विलयन। और ये विलयन जो आपका बनेगा ये थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। गाढ़ा मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो ये कैसा विलयन होगा बच्चों, सांद्र विलयन। देखो पहले वाले में वाटर ज्यादा अमाउंट में था, शुगर कम अमाउंट में थी, तो तनु विलयन। दूसरे वाले में वाटर ज्यादा अमाउंट था, उससे ज्यादा अमाउंट में शुगर थी। 500 ml वाटर था, 600 ग्राम क्या होगी, शुगर हो गई। तो इसका मतलब वो जो विलयन बना वो सांद्र विलयन होगा। अब आपको देखोगे 2 कंटेनर ले लो, जैसे मतलब आपको रसगुल्ले की चाशनी बनानी है, ठीक है, काले जाम की या गुलाब जामुन की चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने आप क्या करो, 2 भगोने में, 2 बर्तन में पानी ले लिया। पानी लेने के बाद एक में कम चीनी मिलाइए, एक में ज्यादा चीनी मिलाइए। जिसमें कम चीनी मिलाई उसमें चाशनी पतली बनेगी, इसमें ज्यादा चीनी मिलाई उसमें चाशनी गाढ़ी बनेगी। तो जो गाढ़ी चाशनी वो आपका सांद्र विलयन है, जो पतली चाशनी वो आपका तनु विलयन है। यहाँ पर देखेंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन। क्या लिखा, जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती। बच्चों चीनी विलेय थी और पानी क्या था, विलायक था। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम है। देखो बच्चों यहाँ पर ये विलेय 300 ग्राम है, इसकी 500 ml है, इसका मतलब चीनी की मात्रा कम हुई। वही लिखा है जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है वो कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन। देखो तनु विलयन सांद्र विलयन लिखा है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होती है, देखो जो चीनी विलेय है तो इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा। जल विलायक है, इसकी मात्रा क्या है, कम है। विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से क्या है, ज्यादा। तो सांद्र विलयन विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम है, तो कौन सा विलयन होगा बच्चों, तनु विलयन। इसी पर डायग्राम में शो किया गया है। पहले जो विलयन था कैसा था, सांद्र था, इसको मैं तनु करना था, गाढ़ा था, पतला करना था। इसमें क्या किया हमने, जल ऐड करते गए, ऐड करते 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 विलयन क्या हो गया, पतला हो गया। इसका मतलब क्या समझाया कि सांद्र विलयन को क्या करने के लिए, तनु करने के लिए क्या मिलाना पड़ता है बच्चों, विलायक को मिलाना पड़ता।
क्या करने के लिए, सांद्र विलयन को तनु करने के लिए विलायक को हमें सांद्र विलयन में मिलाते जाना होगा। जैसे चाशनी को थोड़ा सा पतला करने के लिए चाशनी में हमें पानी को और मिलाते जाना होगा, जिससे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। इसके आधार पर, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए अवस्था पदार्थ की 3 होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन आप बोलोगे कि हमने ऑफलाइन क्लास में बताई कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर 3 क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर 3 इसलिए बता रहे हैं ताकि यहाँ पर आप 3 के माध्यम से समझना है आपको, और यहाँ पर विलयन के जो प्रकार है वो भी 3 अवस्थाओं के आधार पर ही दिए गए हैं। वैसे होती पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था पदार्थ की होती है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था जिस पर अभी वर्क चल रहा है उसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका आधार रखा था, जिनके नाम है क्या, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन। तो फिलहाल हमें ना प्लाज्मा से यहाँ पर मतलब है, ना यहाँ पर में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से मतलब है, मतलब इसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए बच्चों, ठोस अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, द्रव अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और गैसीय अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो विलयन ठोस अवस्था के आधार पर होंगे उनको ठोस विलयन कहेंगे, जिनमें ठोस जो होगा वो अधिक मात्रा में अर्थात विलायक के रूप में होगा। वे विलयन जिनमें द्रव पदार्थ विलायक के रूप में होगा वो द्रव विलयन कहलाएंगे, और वे विलयन जिनमें गैस विलायक के रूप में होगी वो गैस या गैसीय विलयन कहलाएंगे। इन तीनों के 3 प्रकार हैं। जैसे ठोस विलयन का पहला प्रकार है ठोस का ठोस में विलयन, मतलब जब किसी ठोस पदार्थ में किसी अन्य ठोस पदार्थ को मिलाया जाता है, अर्थात ठोस और ठोस दोनों विलायक और विलय के रूप में। एग्जाम्पल आपका लिखा है पीतल, क्या लिखा है, पीतल। पीतल को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रास, और ये जो है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें कॉपर और जिंक दोनों धातुएं हैं और दोनों ठोस अवस्था में पाई जाती है, बस दोनों को पिघलाकर वापस से सॉलिड करके क्या बना जाता है, पीतल। अर्थात ये जो बने हैं, ये जो पीतल बना हुआ है ये कॉपर और जिंक को मिलाकर बना है। इसका मतलब ये पीतल एग्जाम्पल आपको किसका हो गया, ठोस का ठोस में विलयन का, ठोस का ठोस में विलयन का। ये एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। एलॉय का मतलब होता है बच्चों मिश्र धातु। क्या होता है, मिश्र धातु। फिर दूसरा एग्जांपल है द्रव का ठोस में विलयन। अब यहाँ पर ठोस जो होगा वो आपका विलायक के रूप में होगा, द्रव जो होगा वो आपका विलय के रूप में होगा। अर्थात ठोस की मात्रा क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, और द्रव की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब कौन से ऐसे पदार्थ जिनमें विलायक के रूप में ठोस पाया जाए और विलय के रूप में द्रव पाया जाए। जैसे एग्जांपल पहला लिखा है जेली। जेली आपने देखा होगा वो काफी ज्यादा अमाउंट में सॉलिड की प्रॉपर्टीज को शो करती है और थोड़ा अमाउंट में लिक्विड की प्रॉपर्टीज को शो करती है। इसका मतलब वो एग्जांपल आपका किसका हो गया, द्रव का ठोस में विलयन का। दूसरा लिखा है सोने में पारा। सोना मतलब बच्चों हो गया Au, और Au में आप डिसॉल्व क्या कर रहे हो, पारा मतलब मरकरी। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जब मरकरी को हम लोग सोने में मिलाते हैं तो विलयन बन जाता है द्रव का ठोस में विलयन। तीसरा एग्जांपल है आपका गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस अर्थात ठोस जो होगा वो विलायक के रूप में होगा, उसकी मात्रा ज्यादा होगी। गैस जो होगी वो विलय के रूप में होगी, उसकी मात्रा क्या होगी, कम। जितनी चीजें इधर लिखी है ये सब विलायक के रूप में है, इनकी मात्रा ज्यादा है। जितनी चीजें इधर लिखी है ये सब विलय के रूप में है, इनकी मात्रा क्या है, कम है। तीसरा एग्जांपल होगा आपका गैस का ठोस में विलयन। इसमें क्या हो गया, पैलेडियम एक धातु है, इसमें हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाता है तो बन जाता है विलयन पैलेडियम का H2 में, ठीक। और दूसरा जो है इसको बोलते हैं झावा पत्थर। ये एक प्रकार का पत्थर होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्यूमिस स्टोन। क्या कहते हैं, प्यूमिस स्टोन। हिंदी में बोलते हैं झावा पत्थर। ये एक ऐसा पत्थर है जो अधिक मात्रा में सॉलिड होता है और कुछ अमाउंट में ऐसा बताया जाता है कि इसमें गैसीय गुण भी पाए जाते हैं। तीसरा ये तीन हो गए आपके ठोस विलयन के। अब अगले क्या आते हैं आपके द्रव विलयन के। द्रव विलयन में पहला है ठोस का द्रव में विलयन। किसमें, ठोस का द्रव में विलयन। द्रव का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉलिड का अमाउंट कम होगा।
द्रव का अमाउंट ज्यादा, जैसे एग्जांपल लिखा है पानी, पानी हो गया द्रव, जल, जल में चीनी को घोल रहे हैं तो जल का अमाउंट ज्यादा है, चीनी का अमाउंट कम है, द्रव ठोस का द्रव में विलयन। दूसरा एग्जांपल जल में नमक, तो ये दोनों एग्जांपल आपके किसके हो गए, ठोस का द्रव में विलयन के, बस ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रकार है द्रव का द्रव में विलयन, मतलब दोनों जो विलय और विलायक होंगे वो द्रव और द्रव के फॉर्म में ही पाए जाएंगे। तो द्रव का द्रव में विलयन क्या हो गया, मिल्क प्लस वाटर, दूध में पानी, दूध में पानी, तो दूध भी हो गया आपका कैसा, लिक्विड, पानी भी आपका कैसा हो गया, लिक्विड। एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, एल्कोहल प्लस वाटर, क्या ले सकते हैं, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल भी लिक्विड और वाटर भी कैसा हो गया, लिक्विड। तो ये आपका एग्जांपल हो गया द्रव का द्रव में विलयन का। फिर इसके बाद आता है गैस का द्रव में विलयन, द्रव का अमाउंट ज्यादा होगा, गैस का अमाउंट कम होगा। आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स की जितनी भी बोतल आती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, उनमें देखा होगा वो बोतल जो होती है वो पूरी तरह से भरी नहीं होती है, उनमें थोड़ा सा स्पेस खाली होता है, वो स्पेस जो होता है उसमें क्या भरी होती है बच्चों, गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, CO2, और बाकी लिक्विड होता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो कैसी हो जाए, थोड़ी झागदार बन जाए, कैसी बन जाए, झागदार बन जाए। तो एग्जांपल इसका आपका हो गया कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर, दोनों में ही, दोनों की बोतल में ही जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जितनी जगह पे वो नहीं होता है लिक्विड उतनी जगह पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो ये तीन आपके एग्जांपल हो गए किसके, द्रव विलयन के। आते हैं नेक्स्ट तीन, कौन से विलयन, गैस विलयन। गैस विलयन क्या होंगे, इनमें गैस जो होगी वो किस अवस्था में पाई जाएगी, विलायक के रूप में, और बाकी ठोस, द्रव और गैस जो होंगे वो विलय के रूप में पाए जाएंगे। इनके भी तीन एग्जांपल ऐसे ही हैं। पहला है ठोस का गैस में विलयन, गैस की मात्रा ज्यादा, ठोस की मात्रा कम। एग्जांपल लिखा है वायु में धुआं, वायु हो गई आपकी गैस, और धुएं में जो होते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स होते होंगे। आपने इमेजिन किया होगा, कभी फील किया होगा कि जब भी आप धुएं जाते हो तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपकी आंखों में इंजेक्ट होते हैं, मतलब आपकी आंखों में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब वो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। तो एग्जांपल आपका क्या हो गया, वायु में धुआं। फिर इसके बाद में आता है द्रव का गैस में विलयन। इसका मतलब द्रव का गैस में विलयन, वायु में नमी, क्या लिखा है, वायु में नमी, अर्थात वायु की मात्रा ज्यादा, नमी की मात्रा कम। या आपने फील किया होगा ठंड के समय में क्या, कोहरा, कोहरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉग, क्या बोलते हैं, फॉग, फॉग के, फॉग में आपने फील की होगी नमी। फिर आता है गैस का गैस में विलयन। आपका एग्जांपल लिखा है क्या, वायु, वायु हमारी कौन कौन सी गैसें होती है, वायु हमारी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, कितने परसेंट, 78%। दूसरी सबसे ज्यादा गैस में कौन सी होती है, ऑक्सीजन, 21%। और बाकी जो 1% बचा उसमें अदर गैसेस आती है, जिनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्लियर इतनी चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपके विलयन के प्रकार। अब इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे उस पर ध्यान देते हैं। विलयन के प्रकार के बाद में हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बाद में हम पढ़ेंगे कुछ चीजें। ये चीजें वे हैं जो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इनको हम अभी से पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले चीज हम आपको पढ़ाएंगे मोल क्या होता है। क्या पढ़ाना है आपसे, एक मोल। मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई, पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई मोल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, मोल कहलाती है। पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको शो करते हैं, मोलों की संख्या शो करते हैं स्मॉल n से, इसको करते हैं स्मॉल n से। इसका फॉर्मूला होता है n = W/m। क्या होता है बच्चों, n = W/m। W का मतलब होता है ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, और बटे में क्या लिखेंगे, अणु भार। m का मतलब बच्चों क्या होता है, अणु भार। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका होता है n = m0/Na। क्या होता है, n = m0/Na। n का मतलब होता है बच्चों कणों की संख्या। n का मतलब क्या होता है, कणों की संख्या। और Na का मतलब होता है आवोगाड्रो संख्या। क्या होता है, आवोगाड्रो संख्या। अब आपको पता होगा कि आवोगाड्रो संख्या क्या होती है।
एवोगाड्रो संख्या को हम शो करते हैं बच्चों किससे, Na से। इसकी वैल्यू होती है 6.023 into 10 की पावर 23। कितनी वैल्यू होती है, 6.023 into 10 की पावर 23। ये एक मोल में इतने परमाणु के बराबर होता है। इसमें कह सकते हैं एक मोल बराबर 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या कण। पार्टिकल्स का मतलब बच्चों क्या होता है, कण। और कण में आपकी तीनों चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें आती है कण में, आपकी कौन सी चीजें आएंगी, परमाणु आ जाएगा, अणु आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएंगे बच्चों, आयन। तो कण का मतलब क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन। चलिए फिर से देखते हैं इस चीज को एक बार फिर से। ठीक है, मैंने बताया मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई क्या कहलाती है बच्चों, मोल कहलाती है। अब ध्यान देते हैं मोल का सिंबल क्या होता है, मोल को शो करते हैं हम स्मॉल एन से। इसका एक फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम। डब्ल्यू का मतलब होता है ग्राम में द्रव्यमान और एम का मतलब होता है अणुभार, अर्थात ग्राम में द्रव्यमान और अणुभार के बीच के अनुपात को मोलों की संख्या मतलब एन कहते हैं। एक फॉर्मूला इसका और होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन में एन ए, जहां पर एन नॉट का मतलब बच्चों क्या है, कणों की संख्या, जितने कण होंगे, और एन ए का मतलब क्या है, अवोगाद्रो संख्या। एक अवोगाद्रो संख्या में कितने कण होते हैं, 6.023 into 10 की पावर 23 कण या पार्टिकल्स। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मोल बराबर 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या फिर कण या फिर परमाणु। कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एवोगाड्रो संख्या से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझिए। ये चीज जो होती है, ये चीजें कॉम्पिटिशन में होता है। एवोगाड्रो संख्या हमारी होती है कितनी, 6.023 into 10 की पावर 23। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, हर साल यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, इसमें इसका मतलब होता है एक मोल बराबर 6.023 into 10 की पावर 23 कण या पार्टिकल्स। इसके आधार पर प्रतिवर्ष इसके आधार पर प्रतिवर्ष मतलब बच्चों हर साल। यहाँ पर क्या लिखा है, 10 की पावर 23 मतलब 23 और 10 मतलब हो गया 10वां महीना। 10वां महीना कौन सा था बच्चों, अक्टूबर। हर साल 23 अक्टूबर को मोल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों, मोल दिवस। अब देखिए इस नंबर में पूरा कॉन्सेप्ट है। एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 into 10 to the power 23। 23 का मतलब हो गया 23, 10 का मतलब हो गया अक्टूबर। 23 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, मोल दिवस। और टाइम इसमें लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 6.02 लिखा है। इसका मतलब हुआ सुबह 6:02 से सुबह 6:02 से शाम को 6:02 तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है बच्चों, सुबह 6:02 से शाम को 6:02 तक मनाया जाता है। हर साल 23 अक्टूबर को मोल दिवस। उसी से डिपेंड इसकी वैल्यू है, क्या लिखी है, 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये बात थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, ये आपके कंपटीशन में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मोल समझ में आ गया होगा। क्या ध्यान देने योग्य, इन बातों को आप अभी समझ लेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और आगे जाके आपको डिनोटेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोटेशन का मतलब प्रतीकों को समझने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, अब चलिए बात को ध्यान से समझते हैं बच्चों। इस चैप्टर में डब्ल्यू का मतलब जहां पर भी कहा जाएगा, डब्ल्यू का मतलब होता है ग्राम में द्रव्यमान। क्या होगा बच्चों, ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद में एन का मतलब बच्चों जहां भी बोला जाएगा तो एन का मतलब होगा क्या, अणुभार से। इससे मतलब होगा एन का मतलब अणुभार से। इसके बाद में एन का मतलब बच्चों होगा क्या, मोल या मोलों की संख्या। मोलों की संख्या या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं केवल क्या, मोल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, बी का मतलब हो गया आयतन। बी का मतलब बच्चों क्या होगा, आयतन। अब देखिए इसकी थोड़ी इंग्लिश समझ लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। द्रव्यमान को बच्चों क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं, वेट। तो वेट का मतलब क्या है, डब्ल्यू। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको, डब्ल्यू से। अणुभार का क्या होता है बच्चों, मास। मास को एन से इसलिए यहाँ पर एन लिखा है, मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे पूरा। ठीक है, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर n है तो इसको n से शो कर देंगे। आयतन को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फर्स्ट ऑर्डर क्या है? v है, तो इसको शो कर देंगे, v से शो कर देंगे। तो इतनी बातें आपने ये समझ। इसके बाद में ये समझना है कि जहां पर यहाँ इसमें हम चैप्टर में बोलेंगे a, तो a का मतलब आपको क्या समझना है बच्चों? विलायक। a का मतलब क्या समझना है? विलायक। जहां पर b बोला जाएगा तो b का मतलब क्या समझना है आपको? विलय। जहां जहां हम विलायक की बात करेंगे आपको a लिखना है, जहां जहां विलय की बात करेंगे आपको b लिखना है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए कहीं पर मैंने लिखा, यहाँ पर दिखा होगा आपको, मिलेगा WA, कहीं पर मिलेगा WB, कहीं पर मिलेगा VA, कहीं पर मिलेगा VB, कहीं पर मिलेगा NA, कहीं पर मिलेगा NB, कहीं पर मिलेगा MA, कहीं पर मिलेगा MB। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें हमने बताया। A का मतलब विलायक, B का मतलब विलय। अब यहाँ पर पहले लिखा क्या? WA। A का मतलब हो गया विलायक और W का मतलब क्या होता है भाई? अभी मैंने ग्राम में द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलायक का ग्राम में, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। सेम ऐसे क्या हो जाएगा? विलय का, B मतलब क्या हो गया? विलय। तो विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान। फिर ऐसे B का मतलब होता है आयतन, A मतलब विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक का आयतन। क्या हो जाएगा बच्चों? विलायक का आयतन। उसके बाद में VB क्या हो जाएगा? विलय का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों? विलय का आयतन। इसका ज्यादा यूज होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो इसका ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। NA मतलब क्या हो गया? विलायक के मूल। NA मतलब क्या हो गया? विलायक के मूल। और NB का मतलब क्या हो गया? विलय के मूल। Na का मतलब विलायक के मूल, NB का मतलब क्या हो गया? NB का मतलब हो गया विलय के मूल। सेम ऐसे MA का मतलब अणुभार होता है, A का मतलब विलायक। लिखेंगे क्या? विलायक का अणुभार। ऐसे इसमें क्या लिख देंगे? MB मतलब विलय का अणुभार। क्या हो जाएगा बच्चों? विलय का अणुभार। जल्दी से वीडियो पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जैसे यहाँ पर W, M, N और V के बारे में बताया मैंने। W मतलब ग्राम में द्रव्यमान, M का मतलब अणुभार, N का मतलब मोलों की संख्या और V का मतलब आयतन। वैसे कुछ चीजें और समझिए। जैसे मान लो मैंने लिखा, कहीं नहीं आपको लिखेगा मिलेगा E का मतलब क्या होगा बच्चों? E का मतलब होता है तुल्यांकी भार। क्या होगा बच्चों? E का मतलब होगा तुल्यांकी भार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट मास। इसलिए हम इसको किसको करेंगे? फर्स्ट लेटर E से करेंगे। फिर कहीं के बाद आपको मिलेगा X। क्या मिलेगा बच्चों? X को बोलते हैं बच्चों मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं? अभी आगे बताया जाएगा आपको मोल प्रभाज क्या होता है। X को बोलते हैं बच्चों मोल प्रभाज और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। इसको स्पेसिफिक एक अल्फाबेट S से हम शो करते हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड बात और समझ लीजिए। अगर कहीं पर लिखा होगा EA या EB, तो EA का मतलब हो जाएगा, A का मतलब बताया बच्चों विलायक होता है, B का मतलब क्या होता है? विलय। तो EA का मतलब क्या हो गया? A मतलब विलायक और E मतलब तुल्यांकी भार। तो क्या हो जाएगा? विलायक का तुल्यांकी भार। ऐसे ही EB का मतलब क्या हो जाएगा? विलय का तुल्यांकी भार। EB का मतलब क्या हो जाएगा? विलय का तुल्यांकी भार। क्लियर? अब आते हैं XA और XB में। XA और XB में X मतलब होता है मोल प्रभाज, A मतलब हो गया विलायक। तो क्या हो जाएगा बच्चों? विलायक का क्या? मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा बच्चों? विलायक का मोल प्रभाज। ऐसे ही XB क्या हो जाएगा बच्चों? विलय का मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा? विलय का मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा? विलय का मोल प्रभाज। कोई समस्या? तो ये सारे टर्म्स आपको अभी समझ में आ गए होंगे, तो आगे आपके जाके न्यूमेरिकल में और थ्योरी में कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। प्रतीकों को समझने में कि ये प्रतीक क्या है, EA क्या है, EB क्या है, XA क्या है, XB क्या है, या NA क्या है, NB क्या है, इन सारी चीजों को अभी आपने समझ लिया है तो आगे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा कहीं पूछोगा केवल B लिखा होगा,
तो केवल बी की जगह पर होता है बी ए बी, ए और बी मतलब होता है विलय और विलायक मिल गए, तो विलय और विलायक जब मिल गया तो वो जो आयतन होगा किसका हो जाएगा, विलयन का आयतन। किसका हो जाएगा, विलयन का आयतन, क्योंकि विलय और विलायक मिल गया, ये विलय विलायक हो गया, विलय हो गया, बन गया क्या, विलयन। अच्छा विलयन का आयतन बी ए बी की जगह पर केवल बी भी लिखा होगा तब भी वो किसका आयतन होगा बच्चों, विलयन का आयतन ही होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे कि कैसे परमाणु के परमाणु बाहर निकाले जाते हैं या अणुओं के अणु बाहर निकाले जाते हैं। और जब आप ये सीख लेंगे, ये आपको समझ लीजिए, ये कुछ परमाणुओं के परमाणु क्रमांक प्रणवालिक हैं, इसको हम आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और इसको सीखने के बाद आप इस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ेंगे। इसके बाद आएगी विलयन की सांद्रता, ये आपको पढ़ाई जाएगी। विलयन की सांद्रता के बाद आ जाएगी विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां, ये इकाइयां लिखी हैं। विलयन सांद्रता मापने की इकाइयां के बाद आएगा आपका विलेयता क्या होती है, विलेयता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर ठोस की द्रव में विलेयता, इसके बाद में आएगा, इसके बाद में आप पढ़ेंगे सीधे क्या, विलेयता। विलेयता के बाद आप पढ़ेंगे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कौन कौन से कारक ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में आप पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक किस तरह के होते हैं। फिर पढ़ेंगे दाब प्रभाव, उसमें पढ़ेंगे आप हिंदी का नियम, और इसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, डाल्टन के अनुसार वृद्धि करेंगे। ये सारी चीजें आपको आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तब तक के लिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, और इसको पढ़ाने के साथ साथ, इसको पढ़ने के साथ साथ आपको जितनी चीजें पढ़ा इसको कॉपी में नोट करके चलिए। अगर कॉपी में नोट करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।